द न्यूबॉर्न। द न्यूबॉर्न में हम मेनली क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ेंगे, जेंटलनेस और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन, केयर ऑफ अम्बिलिकल कोड, केयर ऑफ आई, स्टेबलाइजेशन ऑफ द बेबी टेम्परेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेंट। उसके बाद पढ़ेंगे मेनली कि इसमें कौन कौन सा डिजीज जो न्यूनेट्स में देखे जाते हैं। सबसे पहले जेंटलनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इसमें अस्टेरिटी का मेन ध्यान रखा जाता है, एसेप्टिक टेक्निक यूज करके ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी, ताकि इन्फेक्शन ये प्लासेंटा को क्रॉस ना कर सके। उसके बाद जेंटल प्रेशर दिया जाता है ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी, ताकि बेबी में और माँ में कोई भी इंजरी ना हो। इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन। इन्फेंट रेस्पिरेशन मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड। बेबी को क्राई करना ज़रूरी है ताकि लीवर लंग का फुल एक्सपेंशन हो सके, जिसके कारण ऑक्सीजन और ब्लड का परफ्यूजन सही मात्रा में हो सके। ठीक है। कोई भी इन्फेंट अगर 30 सेकंड के अंदर ब्रीद नहीं करता है आफ्टर द बर्थ, मतलब कि वो डेंजर में कंसीडर किया जाता है, तब उसको हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और रिसक्सेशन करते हैं। ठीक है। अब एक मेथड यूज किया जाता है स्कोरिंग के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ रिट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी रेट, एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ साइनोसी, ये सब इंडिकेट मेनली करता है डिग्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी को, जिसमें हम रिसक्सेशन देते हैं किसके द्वारा, तो आमू बैग के द्वारा। ठीक है। अगर बेबी क्राई नहीं किया है, इसका मतलब कि उसके एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है म्यूकस से, तो म्यूकस ड्रेनेज मेनली किया जाएगा किसके हेल्प से, तो बल्ब सिरिंज के हेल्प से। तो वो स्कोरिंग क्या है जिसके द्वारा मेनली करते हैं, तो अपगार स्कोर, APGAR, अपगार स्कोर। ठीक है। इसका आगे पढ़ेंगे, अभी तो ऐसे समरी बता रही हूँ। अगर अपगार स्कोर 7 से 10 आए तो बेबी नॉर्मल है, अगर 4 से 6 आए तो उसमें मॉडरेट एस्फाइजिया देखने को मिल रहा है, और अगर 0 से 3 आए तो सीवियर एस्फेजिया देखने को मिलता है। ठीक है। अम्बिलिकल कोड का केयर कैसे करेंगे, तो अम्बिलिकल कोड का देखेंगे कि जब पल्सेशन ख़त्म हो जाए तब में लीक आता जाए। उसके बाद वो बेबी के चारों तरफ, नेक के चारों तरफ तो नहीं है, ये सब मेनली देखा जाता है। ठीक है। आई का केयर कैसे करेंगे, अगर किसी मदर को गोनोरिया या क्लैमीडिया है तो हम उसके ट्रांसमिशन से बचाएंगे, क्योंकि इसके कारण ऑप्थेल्मिया नियोनेत्रम हो सकता है गोनोरिया के कारण। ठीक है। और कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा तो हम ये टेट्रासाइक्लिन का आई ऑइंटमेंट देंगे ताकि इन्फेक्शन से बचा सके। बॉडी टेम्परेचर को स्टेबलाइजेशन कैसे करेंगे, पहले तो डिलीवरी रूम टेम्परेचर लोअर रखेंगे, किससे, तो जो यूट्रो का टेम्परेचर है उससे। उसके बाद ड्राई और रैप करेंगे बेबी को, ड्राई वार्म स्टेराइल फेनल ब्लैंकेट इमीडिएटली यूज करेंगे आफ्टर बर्थ, ताकि वो बेबी के टेम्परेचर को ड्रॉप होने से बचा सके। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे इन्फेंट को, तो मेनली जो भी बेबी होता है ना उसमें लेबल किया जाता है। आइडेंटिफाई कहाँ पे किया जाता है, तो आर्म में बैंड लगा के या टेप से, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके ये इन्हीं का मदर का बेबी है, या आर्म में नहीं तो फूट या थंब में प्रिंट किया जाता है, ताकि डिलीवरी रूम में को छोड़ने से पहले। ठीक है। अब कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे बेबी का टेम्परेचर, 3 आवर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है बेबी को। कैसे, तो रेगुलर रेस्पिरेटरी रेट है कि नहीं, कलर में चेंजेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद हेमरेज, ये हेमरेज फ्रॉम कॉड, कोई मेनली अगर माइनर हेमरेज हो रहा है तो उसको तो छोड़ देते हैं, लेकिन मेजर हेमरेज हो रहा है तब मेनली हम क्या करेंगे, कॉड को टाइटनिंग करेंगे और वहाँ पर नया लिगेचर यूज करेंगे। पर्पस क्या है इमीडिएट केयर का, तो पर्पस है मेंटेन करना रेस्पिरेशन को, हाइपोथर्मिया से बचाना, उसके बाद इन्फेक्शन और इंजरी से बचाना, और
इमीडिएट अटेंशन देना अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। पर्पस मेनली क्या था इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न का, तो स्टेब्लिश एंड मेंटेन रेस्पिरेशन, जिससे कि एयरवेज क्लियर हो सके। अगर म्यूकस ये सब फंसा हुआ है तो उसको हम रिमूव कर सके इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। इन्फेंट क्विकली एग्जामिन होता है अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड क्या होता है न्यूबॉर्न का इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो एयरवेज को क्लियर करना। तो ये पता कैसे चलता है, तो उसके फर्स्ट क्राई से, ठीक है। सेकेंड, उसको बचाना ये हाइपोथैलेमिया से, तो उसको वार्म किया जाता है। बेबी को हम ड्राई करेंगे कैसे, तो टॉवल से या क्लॉथ को। उसके बाद उसको जो बेबी है उसको मदर के एब्डोमेन पे या उसके आर्म में रख देंगे ताकि स्किन टू स्किन टच हो। ये बेबी के टेम्परेचर को नीचे जाने से बचाता है, ठीक है। अम्बिलिकल कोड का क्लैंपिंग और कैटिंग मेनली स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है ताकि क्या कर सकें, इन्फेक्शन से बचा सकें, ठीक है। इन्फेक्शन प्रोफाइलेक्टिक आई में यूज किया जाता है ताकि वो गोनोरिया कंजक्टिवाइटिस से बच सकें। तो हम या तो इरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट यूज करते हैं आई इन्फेक्शन से बचाने के लिए। विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि बेबी को हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न से बचा सके, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट आफ्टर बर्थ मदर और इन्फेंट में अटैचमेंट ज़रूरी होना चाहिए। एक तो क्यों, ताकि हाइपोथैलेमिया से बचा सकें, और दूसरा जो मदर और न्यूबॉर्न में अटैचमेंट होता है उसको हम कहते हैं मैटरनल चाइल्ड डयाड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद देखना चाहिए कि गेस्टेशनल मैच्योरिटी है कि नहीं है न्यूबॉर्न में। तो गेस्टेशनल एज असेसमेंट किया जाता है जिसमें हम न्यूबॉर्न का फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बर्थ के मेनली कुछ वीक तक, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है नियोनेट्स का, या तो टर्म हो या प्री टर्म हो, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट एग्जामिनेशन बाय मिडवाइफ। फर्स्ट एग्जामिनेशन क्या किया जाता है मिडवाइफ का, तो कोई ऑब्वियस एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं दिख रहा है, बर्थ वेट तो सही नहीं है, बर्थ वेट तो सही है कि नहीं है, फर्स्ट आवर ऑफ द बर्थ में सेक्स क्या है, ये सब मेनली नोट किया जाता है। इनिशियल कॉर्ड क्लैंप रिप्लेस कर देते हैं किससे, तो परमानेंट प्लास्टिक क्लैंप यूज करके, ठीक है। हम विटामिन के एडमिनिस्टर करते हैं आईएम के द्वारा, ये सब तो मैंने बता दिया, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी कैसे करेंगे, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वार्म रखना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बेबी को ट्रांसफ़र करना से पहले क्या करना चाहिए, उनको मदर के साइड में या मदर के आर्म या मदर के ये एब्डोमेन पे रखना चाहिए ताकि वो बेबी अपना हीट लॉस ना कर सके, और इससे मेनली मदर और बेबी के बीच बॉन्डिंग भी आता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, जो आई में TEO मतलब कि टेट्रासाइक्लिन या इथ्रोमाइसिन का ऑइंटमेंट लगाया जाता है वो पोछाना नहीं चाहिए कम से कम 90 मिनट से 6 आवर तक आफ्टर द बर्थ, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि बेबी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका ब्रीदिंग सही हो रहा है, एग्जामिन कर लिया गया, वेटिंग हो गया, सेक्स डिटरमाइन हो गया, वो वार्म है। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, तो BCG का इम्यूनाइजेशन करेंगे, ठीक है। कॉर्ड बेल क्लम्पिंग होना चाहिए, उससे ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। बेबी अब शकल कर रहा है सही से, टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट जो यूज करते हैं वो वाइप नहीं होना चाहिए आई से। तो अब आते हैं उसके बाथिंग पे, तो नहाना कब है, तो जो पहला बात होता है ना वो एटलीस्ट बर्थ के 13 घंटे के बाद देना चाहिए, जब तक कि बेबी के टेम्परेचर एक्सिलरी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, ठीक है। बाथ मेनली हेड से परफॉर्म करना चाहिए, हेड से टू, और किससे, तो वार्म वाटर से और माइल्ड सॉप से, ये नहीं तो बहुत vigorous सॉप से करें, ऐसा नहीं, ठीक है। फीमेल जेनिटलिया शुड बी क्लीन इन फ्रंट ऑफ बैक मैनर टू प्रिवेंट UTI। अब बैक मैनर क्या होता है,
तो पहले वेजाइना साफ़ करना चाहिए, फिर यूट्रस साफ़ करना चाहिए। वेजाइना साफ़ करना चाहिए, उसके बाद रेक्टम साफ़ करना चाहिए। ऐसा ना कि रेक्टम साफ़ कर दिए फिर वेजाइना, नहीं, पहले वेजाइना फिर रेक्टम। फीमेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूटीआई से बचाने के लिए। अगर मेल है तो उसके ग्लैंड्स के चारों तरफ कुछ है कि नहीं ये देखना चाहिए, उसको वाइप करना चाहिए। उसके बाद फॉर स्किन में कुछ ये रिट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखना चाहिए। अम्बिलिकस क्या होता है, एक्सेलेंट मीडियम होता है इन्फेक्शन के लिए, इसलिए उसको क्लीन करना चाहिए सेलाइन वाटर से, स्टेराइल स्वैब से आफ्टर एवरी क्लैंपल्स चेंज। मतलब जब भी काटते हैं या उसके बाद अगर वो क्लैंपिंग अलग अलग करते हैं तो। फोल्ड द टॉप ऑफ द डायपर बैग आफ्टर क्लीनिंग टू द एक्सपोज अम्बिलिकल एरिया दज इन्हेंस ड्राइंग। अब जो हम मान लीजिए बेबी को डायपर यूज किए तो डायपर को अम्बिलिकल कोड तक नहीं पहनाना चाहिए, थोड़ा नीचे पहनाना चाहिए। अगर पहना भी रहे हैं तो जब क्लीनिंग कर रहे हैं तो जब तक कि वो पूरी तरह सूख ना जाए वहाँ पर का पानी, तब तक कि डायपर को ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, माँ को डिस्चार्ज करने के पहले बेबी का कैसा केयर है वो बताना चाहिए। अब कब हम ये बेबी कोड का क्लीनिंग नहीं करेंगे। डू नॉट अप्लाई एनीथिंग ऑन द बेबी कोड आफ्टर क्लीनिंग। कभी भी क्लीन करने के बाद जो अम्बिलिकल कोड है उसमें कुछ अम्बिलिकल कोड नहीं, बेबी का कोड, उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ सूखने देना चाहिए। ठीक है, अगर बेबी स्टेबल है 12 घंटे के बाद तो कंटिन्यू रिव्यूइंग करना चाहिए एटलीस्ट 2 आवर्स तक। मदर को एडवाइस क्या करना है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, कॉड केयर कीजिए, हाइजीनिक का ख्याल रखिए, बेबी वार्म होना चाहिए, पेरेंट इन्फेंट पे बॉन्डिंग होना चाहिए, तब डिस्चार्ज करना चाहिए। और एवरी आफ्टर 30 सेकेंड थ्रू ड्राइंग द न्यूबॉर्न इज नॉट ब्रीदिंग एंड क्राइंग इवन आफ्टर स्टिमुलेशन रिमेन काम एंड डू द फर्स्ट थिंग। मतलब कि मान लीजिए आप घर चले गए, अब 30 सेकंड के बाद बेबी ड्राई किए, उसके बाद वो ब्रीद नहीं कर रहा है, स्टिमुलेशन के बाद क्राई नहीं कर रहा है, काल्म है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। मदर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि न्यूबॉर्न डिफ़िकल्टी में है, रीएश्योर करना चाहिए कि अब मैं रिसेक्शन प्रोटोकॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट कंप्रेशन या बैगिंग किया जाता है। उसके बाद नहीं, इसमें यहाँ पे अब मान लीजिए कि बता रहे हैं कि 30 सेकंड तक बेबी कोई क्राई नहीं किया, स्टिमुलेशन किए, काल्म है, तो सबसे पहले हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। मदर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि न्यूबॉर्न को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, रीएश्योर करना चाहिए। उसके बाद रिसेक्शन प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देना चाहिए। रिमेंबर, याद रखिए कैसे किया जाता है बेबी में। तो पहले 2 रेस्क्यू ब्रीथ दीजिए बाय द यूज ऑफ अम्बल्ग। उसके बाद 2 फिंगर से चेस्ट कंप्रेशन कीजिए 15 बार, फिर 2 ब्रीदिंग कीजिए। इस तरह से रिसेक्शन किया जाता है। अगर उसके बाद रिसेक्शन करने के बाद भी मान लीजिए कि नहीं सही हो रहा है तो माउथ को क्लियर कीजिए, बैग या मास्क वेंटिलेशन कंटिन्यू कीजिए और रेफर या ट्रांसपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि तब भी सही नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, तो एडवांस लाइफ सपोर्ट मशीन का मदद लेते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं न्यूबॉर्न को न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में। मदर को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, रीएश्योर करना चाहिए कि हम लोग आपके बेबी के लिए जितना होना है उतना कर रहे हैं, और हस्बैंड या बेबी मेंबर्स को उनके पास भेजते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन न्यूबॉर्न में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन हेड टू टो किया जाता है। मदर को फिजिकली या साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना चाहिए कि हम बेबी का एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं और जो एग्जामिनेशन है वो सिस्टमेटिक होगा। ठीक है, तो ये मेनली कब होता है, तो फर्स्ट बर्थ के पहले किया जाता है। इसमें हम सीरीज ऑफ मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि वेट, हेड सर्कमफेरेंस, लेंथ। वेट क्या, मेनली एवरेज वेट कितना होता है, 2.5 kg। हमारा एम क्या है, बेबी को मैच्योरिटी देखना,
कॉन्जेनाइटल एनोमलीज को एक्सक्लूड करना, बर्थ इंजरी को एक्सक्लूड करना। ठीक है, ये किया कैसे जाता है, थर्मामीटर या टेप से। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले मदर को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। क्लोज द नियर बाय विंडो, हैंड को वॉश करेंगे, अनड्रेस करेंगे बेबी को। उसके बाद उसके पाथ को एग्जामिन करेंगे। बेबी का पोजीशन सुपाइन होना चाहिए। वाइटल साइन, सबसे पहले टेम्परेचर देखेंगे, ओरल और एक्सियल, क्योंकि जो रेक्टर है ना, रेक्टर ज़्यादा होता है 1 डिग्री, तो ओरल और एक्सियल कम होता है रेक्टर से। ठीक है, ये याद रखिएगा। रेस्पिरेशन नॉर्मल कितना होगा, तब 40 to 60 ब्रेथ पर मिनट। ब्लड प्रेशर कोरिलेट करता है गेस्टेशनल एज पे, बर्थ वेट पे। पल्स रेट 120 से 160 के बीच में होगा। ठीक है, हेड मोल्डिंग देखेंगे कि नॉर्मल हेड है कि नहीं डिलीवरी के बाद। अगर बेबी में कैपुट सक्सीडियम है, इसमें क्या होता है, वो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के समय अगर हेड में चोट लग जाता है तो स्वेलिंग हो जाता है, या सिफेलो हेमाटोमा होया हुआ है, तो उसको हम अनटच छोड़ देते हैं, क्योंकि ये अपने आप सही हो जाता है कुछ समय में। ठीक है, अब हम सरकमफेरेंस चेक करेंगे, हेड सरकमफेरेंस। तो इसमें हेड सरकमफेरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेजरिंग टेप लेना पड़ेगा, और मेनली हेड के चारों तरफ किया जाता है। फ्रंटल से स्टार्ट किया जाता है, ओसिपिटल एरिया से, फिर एबव द ईयर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ओसिपिटो फ्रंटल सरकमफेरेंस। टर्म में मेनली 32 से 37 सेंटीमीटर लेंथ होगा। लेंथ मेनली 2 स्टेजेज में किया जाता है। एक तो नॉन स्ट्रेचेबल टेप से मेजर किया जाता है क्रोन पाथ का। क्रोन पाथ टॉप पाथ ऑफ द हेड टू द बेस ऑफ द स्पाइन, फ्रॉम द बेस ऑफ द हील, मतलब कि हेड के टॉप से स्पाइन तक, बेस के स्पाइन, और वहाँ से हील तक मेनली किया जाता है। सेकंड पर्सन इसमें ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये लेग को सीधा करना है ना। जब वेट की बात करें तो केजी में मेजर करते हैं। बेबी मस्ट बी वार्म होना चाहिए, और ये गेस्टेशनल एज के द्वारा किया जाता है। फ्रंटल, 2 फ्रंटल होते हैं, एंटीरियर फ्रंटल एंड पोस्टीरियर फ्रंटल। तो ये भी मेनली एग्जामिन किया जाता है। जो एंटीरियर फ्रंटल ही होता है वो सॉफ्ट स्पॉट होता है, और ये होता कहाँ पे है, जहाँ पे 2 फ्रंटल और 2 पैराइटल बोन मिलते हैं। तो जो एंटीरियर फ्रंटल है वो मेनली सॉफ्ट रहता है, कब तक, तो 9 से 12 वीक तक। ठीक है, पोस्टीरियर फ्रंटल, ये जंक्शन जब 2 पैराइटल बोन और जो ऑसिपिटल बोन है जहाँ पे मिलता है वहाँ पे बनता है। ये यूजुअली क्लोज हो जाता है एंटीरियर फ्रंटल से पहले। ठीक है, 2 से 4 मंथ के बीच में। अगर इसमें बल्जिंग रहेगा तो हाइड्रोसिफेलस इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन के चांसेस देखेंगे। अगर स्मॉल एंटीरियर फ्रंटली है, इसका मतलब कि हाइपरथायरॉयडिज्म या क्रैनियोसिंटोसिस होया हुआ है। अगर बल्जिंग फ्रंटली है तो हाइड्रोसिफेलस या इन्फेक्शन। लेकिन अगर डिप्रेस्ड है, इसका मतलब कि न्यूबॉर्न को डिहाइड्रेशन है। एंटीरियर फ्रंटली स्मॉल है, इसका मतलब कि हाइपरथायरॉयडिज्म या क्रैनियोसिंटोसिस हुआ है। ठीक है, अब फेस में तो हम फेस, नोज, माउथ, चीन को देखेंगे कि कोई पैरालिसिस है तो नहीं है, सिमेट्री है कि नहीं है। ठीक है, आई में एग्जामिन करेंगे, क्योंकि ये कुछ जो होते हैं ना डिजीज, वो ये हमारे जेनेटिक होते हैं। जैसे कि हम कैटरेक्ट देखेंगे कि कैटरेक्ट कोई तो नहीं है। उसके बाद ये देखेंगे कंजक्टिवा में हैमरेज तो नहीं है, कि जो मेनली सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में नोट होता है। ठीक है, उसके बाद पुपिल को एग्जामिन करेंगे कि वो रौंद है कि नहीं है, क्योंकि इसमें एक डिजीज है जिसको कहते हैं कोलोबोमल, क्या, कोलोबोमल। इसमें जो हमारा पिपल इस तरह होना चाहिए तो इस तरह से होता है, कैट के आई की तरह। ठीक है, और इसका मतलब कि कौन सा डिफेक्ट होगा, तो अंडरलाइन रिफाइंड डिफेक्ट होगा, इसलिए चेक किया जाता है। नोज का शेप देखा जाता है, ब्रीथ देखे जाते हैं। अगर 2.5 से ज़्यादा है टर्म बेबी में, ठीक है, दिस शुड बी 2.5, मतलब
जो हमारा नोज का ब्रिज है उसके बीच में मेनली जो मेजर करते हैं नोज ब्रिज के बीच को, वो 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए टर्म बेबी में, ठीक है। अब एग्जामिन करना चाहिए नोज से डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं, कोई जेनिटल एबनॉर्मलिटी जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट, एडिशनल ओपनिंग, मल पोजीशन तो नहीं है। माउथ को ऑब्जर्व करना चाहिए, लिप को देखना चाहिए सिमेट्रिक है कि नहीं है, क्योंकि इसके कारण फिजिकल पाल्सी भी हो सकता है। अगर सिमेट्री है तो क्या हो जाएगा, फिजिकल पाल्सी। अगर स्मॉल माउथ है तो माइक्रोगेनेथिया, ये सब मेनली देखने को मिलते हैं, ठीक है। लिप, तो लिप को देखेंगे तो क्लेफ्ट लिप तो नहीं है, बेबी क्राई कर रहा है कि नहीं। लेंथ ऑफ फ्रेनोलम देखेंगे, ये सब मेनली हम देखते हैं। बेबी का नेक देखेंगे, कहीं नेक छोटा तो नहीं है, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम में मेनली जो नेक होता है वो छोटा होता है, या वहाँ पे स्किन जो फोल्डिंग होते हैं बैक में वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। उसका रूटिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब मेनली हम देखेंगे। आर्म में देखेंगे दोनों आर्म है कि नहीं है, सेम लेंथ है कि नहीं है। ये क्यों किया जाता है, ताकि न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट को रूल आउट करने के लिए। मूवमेंट देखेंगे, हैंड में फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोटिलिटी देखेंगे, एक्स्ट्रा डिजिट है कि नहीं, ज़्यादा उंगली तो नहीं है। उसके बाद नेल देखेंगे कि पैरोन्चिया प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। चेस्ट में हम चेस्ट का सिमेट्री, मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ब्रेस्ट ज़्यादा इनलार्ज हो रहा है तो इसके कारण क्या हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। चेस्ट में हम चेस्ट सर्कमफेरेंस देखेंगे टेप की मदद से। मेनली जो नॉर्मल रेंज होता है 30 से 33 होता है, ठीक है। एपेक्स भी देखेंगे, रेगुलरिटी नोट करेंगे। नॉर्मल जो रेंज होगा वो 120 से 160 बीट पर मिनट देखने को मिलेंगे। ब्रेस्ट में साइज और लोकेशन ऑफ निप्पल देखेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट बीट और ब्रेथ साउंड देखेंगे। हार्ट बीट जो होना चाहिए 130 से 160 बीट पर मिनट होना चाहिए, और जैसे जैसे कमेगा वो 100 बीट में जैसे जैसे बड़ा होगा 100 बीट पर मिनट में आ जाएंगे, ठीक है। स्किन में देखना चाहिए कि कोई रैशेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, कलर चेंज तो नहीं है, कोई बर्थ मार्क है, ब्रूसिंग या स्पॉट देखने को मेनली पड़ता है। जनरल कंडीशन देखेंगे स्किन का कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि प्लेट हो रहा, इसमें डीप रोजी रेड कलर का स्किन हो जाता है। ये ज़्यादा उन बेबी में कॉमन होता है जिनको पोलीकाइथर्मिया होया हुआ है, क्योंकि उनमें क्या देखा जाता है, ओवर ऑक्सीजनेटेड या ओवर हीटेड बेबी में ये देखा जाता है। या ये देखा जाता है कि रिथमान या नेत्रम तो नहीं है, इसका मतलब कि ये जो कलर है वो रेडिश कलर का हो गया है बेबी। ये मेनली जॉन्डिस देखा जाता है, जॉन्डिस कहीं बच्चे में है कि नहीं है, और है तो ये विदिन 24 आवर आया है या आफ्टर 24 आवर आया है। क्योंकि अगर आफ्टर 24 आवर आया है तो वो फिजियोलॉजिकल आएगा, लेकिन विदिन 24 आवर आया है तो वो पैथोलॉजिकल होगा, ठीक है। उसके बाद पल्सलेट देखना होगा, अपगार स्कोरिंग चार्ट सही से देखना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ का कलर देखना है, थ्रस्ट प्रेजेंट है कि नहीं है, हार्ड पैलेट या सॉफ्ट पैलेट को पल्पेट करके देखना है। उसके बाद माइक्रोग्लोसिया तो नहीं है, मतलब कि ये जो टंग है वो छोटा या बड़ा तो नहीं है, ये सब मेनली देखने को रहता है। एब्डोमेन में ये देखेंगे कि रेस्पिरेशन में चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अम्बिलिकल खुद से केवल सही से है कि नहीं है, वहाँ उसमें हेमरेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद बॉल साउंड को अस्कल्टेट करेंगे, लीवर स्प्लीन किडनी को पल्पेट करेंगे, एब्डोमेन का साइज सेम है कि नहीं है। अगर इनलार्ज किडनी है इसका मतलब कि यूरिन के आउटफ्लो में प्रॉब्लम हो रहा है। मिकोनियम का जो पैसेज है वो सही समय पे हुआ है कि नहीं है। एनस, अब एनस में देखेंगे कि कहीं इनपरफोरेट तो नहीं है, मतलब कि बंद तो नहीं है।
तो ये कैसे पता चलेगा? मेकोनियम पासेस से। उसके बाद जेनाइटल चेक करेंगे, फीमेल है कि मेल है, ठीक है। और वो अपने ये लोकेशन पे है कि नहीं है। अगर बॉय है तो लेंथ ऑफ पेनिस कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। यूरेथ्रा मियाटस कंफर्म करना चाहिए कि सही पोजीशन पे है कि नहीं है, कहीं बेबी को फिमोसिस तो नहीं होया हुआ है, ठीक है। ये सब चेक करना चाहिए। स्क्रोटम है तो उसमें टेस्टिस आया है कि नहीं आया है। गल है तो बुलवा को एग्जामिन करेंगे। लेबिया में जोड़ा एक दूसरे इससे फ्यूज तो नहीं है, ये देखेंगे। ये बुलवा में मेनली देखेंगे कि क्लिटोरिस, यूरेथ्रा और वेजाइनल ऑरिफिस है कि नहीं है। जो हमारा हाइमेन है वो परफोरेटेड है कि नहीं है, ये सब मेनली हम देखेंगे, ठीक है। बैक साइड में हम क्या देखेंगे कि बेबी का जो वर्टिब्रल कॉलम है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। स्पाइन में बेबी स्पाइन कैसे देखेंगे? तो स्टैंडिंग द बेबी ओवर द हैंड पे स्टैंड करके देखेंगे कि स्पाइन सही है कि नहीं है। जेंटली देखेंगे। क्लेफ्ट ऑफ द बत्तख देखेंगे, कोई डिम्पल, साइनस ये सब तो नहीं है, ठीक है। लिम में हम देखेंगे कि कहीं पर आर्म और लेग में एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि डिजिट जितना होना चाहिए उतना तो है ना। पार्म में क्लीज है कि नहीं। फिंगर्स तो फिंगर्स क्या एक दोनों से अटैच हैं या दोनों ये जितने फिंगर्स होना चाहिए उससे ज़्यादा हैं या कम है, मतलब कि सिंडेक्टाइल और पॉलीडेक्टाइल देखेंगे, ठीक है। लेग में भी वही सेम चीज़ जो हैंड में हम चेक करेंगे। एक होता है कैम्प्टोडेक्टाइल, इसमें जो हमारा लिटिल फिंगर होता है वो क्या होगा, उसमें फ्लैक्शन एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है। तो कैम्पैक्टोडेक्टाइल इन्वॉल्व्स लिटिल फिंगर एंड इज द फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी दैट कॉजेज इट टू बेंट, मतलब ये इसके कारण ये बेंट हो जाता है। एक होता है एलार्कनोडेक्टाइल, इसमें जो फिंगर होता है वो स्पाइडर जैसा हो जाता है और ये मेनली किसमें? तो मार्फन सिंड्रोम या होमोसिस्टिन्यूरिया में देखने को मिलता है। फिर से लिख देती हूँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है। एलार्कनो DACTYLY, इसमें स्पाइरल लाइक फिंगर हो जाता है और ये मेनली मार्फन सिंड्रोम या होमोसिस्टिन्यूरिया में देखने को मिलता है। साइमन क्रीज करते हैं क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम है ना उसमें एक सिंगल इस तरह से साइमन क्रीज होता है, तो इसको भी हम उसके बाद हम टेलीपेस इक्विनोवायरस देखेंगे कि कहीं क्लब फिंगर तो नहीं है। क्लब फिंगर मेनली मेल में ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें जो हमारा फूट है वो अंदर की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो हम जेंटल फोर्स देके उसको सही कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक ऐसे ज़्यादा ज़रूरत है तो ऑर्थोपेडिक के पास जाके भी सही कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कहीं मेटाटार्सस वेरिस तो नहीं है। इसमें जो ये फोरफूट होता है वो रोटेट हो जाता है अंदर की ओर, तो ये अपने आप सही हो जाता है। मेटाटार्सस वैल्गस जो होता है इसमें जो फोरफूट है वो बाहर की ओर चला जाता है। तो क्या था पहले, ये याद रखिएगा, मेटाटार्सस वैरूस। रूस में क्या होगा, तो जो फोरफूट है वो अंदर की ओर होगा और वैलूस इसमें क्या होगा, तो फोरफूट बाहर की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये रॉकर बॉटम फीट, मतलब कि ये रॉकर बॉटम फीट ट्राइजोमी ऑफ 13 और 18 के कारण होता है। आर्क एबनॉर्मलिटीज देखेंगे, ठीक है। टिबियल टॉर्सन है कि नहीं है ये भी देखेंगे, मेनली अपने आप सही हो जाता है। गूनो जेनो GENU जेनो रिकुरवेटुम RECURVATUM देखेंगे। इसमें जो नी है वो बेंट बैकवर्ड हो जाता है, पीछे की ओर हो जाता है। उसका नर्वस सिस्टम में हम न्यूरल असेसमेंट करेंगे, कहीं ये हाइपोटोनिया तो नहीं है, हाइपरटोनिया तो नहीं है, ये सब मेनली हम देखेंगे। उसके बाद 3 कॉमन रिफ्लेक्स देखा जाता है, मोरो रिफ्लेक्स, लूथरिंग रिफ्लेक्स और सकलिंग रिफ्लेक्स। अदर में हम ग्राफ्स, स्टेप या बावंस्की रिफ्लेक्स भी देख सकते हैं। मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है
द न्यू बॉर्न स्टार्टल्ड करता है, उसका जो आर्म और लेग है वो स्विंग करेगा बाहर की ओर, ठीक है। मतलब ऐसे जो पूरा ये हाथ पैर फैलाता है ना, उसको कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। आप माउथ के पास फिंगर ले जाइएगा तो वो अपना माउथ उधर ही मूव करेगा जिधर आपका फिंगर रहेगा। सक्लिंग रिफ्लेक्स में जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट माउथ में रखिएगा उसको वो सक करने लगेगा। ग्रास बाल में कुछ भी देने पे वो क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। स्टेप रिफ्लेक्स होल्ड द बेबी अपराइट विथ फीट टचिंग द फ्लैट सरफेस, बेबी शुड बी स्टेपिंग मोशन। बेबी को ऐसे उसके आर्म से पकड़िए और उसके फीट को टच कीजिए टेबल को, वो अपने आप चलने लगेगा, माने चलने का कोशिश करेगा, ठीक है। सॉलो करता है कि नहीं, एपनिया, एपैथी, स्टेयरिंग, सीजर एक्टिविटी, उसके बाद रिफ्लेक्सेज, ये सब मिले हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एल्गोरिदम के थ्रू हम पढ़ लेते हैं कैसे रिलैक्सेशन करते हैं न्यूबॉर्न में। सबसे पहले अगर बेबी टर्म है तो हम ये देखेंगे बर्थ के समय कि ये बेबी क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मसल टोन अच्छा है कि नहीं है। अगर मसल टोन ये सब सही है तो हम रूटीन केयर करेंगे, बेबी को वार्म, ड्राई, क्लियर एयरवेज करेंगे, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो भी पहले हम वार्म करेंगे, ड्राई करेंगे और बेबी को स्टिमुलेट करेंगे कि वो क्राई करने लगे। ये विदिन 30 सेकंड में किया जाता है। अगर हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है, गैस्पिंग हो रहा है, एपनिया हो रहा है, तो हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे और उसमें हम SpO2 मॉनिटर करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो लेवल ब्रीथिंग साइनोसिस होगा। अगर लेवल ब्रीथिंग साइनोसिस होगा तो हम कंसीडर करेंगे SpO2 मॉनिटरिंग और कंसीडर करेंगे CPAP। अब CPAP क्या होता है, तो सबसे पहले CPAP का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको रिलैक्सेशन केयर करेंगे पोस्ट। अगर मान लीजिए कि यहाँ तक तो हो गया, इधर का काम हो गया, अब इधर अगर है तो क्या करेंगे, वही पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे, SpO2 मॉनिटर करेंगे। अभी भी 100 बीट्स पर मिनट से कम है तो हम क्या करेंगे, एडिक्वेट वेंटिलेशन करेंगे, इंट्यूबेशन देंगे, ठीक है। अब क्या है कि हार्ट रेट 60 से कम है तो हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, पॉजिटिव वेंटिलेशन देंगे, ठीक है। और अगर 60 से अभी भी कम है तो हम IV इपिनेफ्रिन देंगे और कंसीडर करेंगे इंट्यूबेशन। तो इस तरह से मेनली किया जाता है, ठीक है। अभी जो रिलैक्सेशन कर रहे हैं ये डिसकंटिन्यू कब करेंगे, तो मेनली अगर आप 10 मिनट तक कंटिन्यूअस और एडिक्वेट रिलैक्सेटिव एफर्ट कर रहे हैं फिर भी बेबी का हार्ट बीट नहीं आ रहा है, तो ये इंडिविजुअल के चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यू कर दीजिएगा कि डिसकंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि 10 मिनट की मेनली देखा जाता है। चलिए अब देखते हैं अम्बिलिकल कोड ब्लड एसिड बेस स्टडी। ब्लड मेनली अम्बिलिकल वेसल से लिया जाता है, किस लिए, तो एसिड बेस स्टडी के लिए, ताकि हम एक्सेस कर सकें मेटाबॉलिक स्टेटस ऑफ द नियोनेट्स। तो ब्लड कलेक्ट कैसे किया जाएगा, तो डिलीवरी के समय मेनली क्या किया जाता है, 10 से 20 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ कोड को काटा जाता है। वहाँ पे कैसे काटा जाता है, तो 2 क्लैंप यूज किया जाता है नियोनेट के पास और 2 क्लैंप यूज किया जाता है प्लासेंटा के पास, और उसके बाद वेट किया जाता है 20 to 30 सेकंड का, ताकि जो PCO2 है और जो pH है वो अल्टर हो सके। उसके बाद प्रॉक्सिमल जो क्लैंपिंग किए थे दोनों, उसको काटा जाता है, ठीक है। इसमें जो है आल्ट्रियर ब्लड लिया जाता है कॉर्ड सेगमेंट से, मेनली 1 से 2 ml। कहाँ क्या से, तो प्लास्टिक सिरिंज से। और प्लास्टिक सिरिंज में क्या रहना चाहिए, तो लाइपोफिलाइज्ड हेपरिन रहना चाहिए, या ऐसा सिरिंज लो जिसमें हेपरिन सॉल्यूशन हो, कितना, तो 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है आइस के प्रेजेंस में लेबोरेटरी में, ठीक है। वहाँ अब क्या रखना ज़रूरी है आइस में, तो नहीं। आप ये जो लिए थे ब्लड सैंपल, इसमें जो pH और PCO2 वैल्यू है ये निकालने के 60 मिनट तक अगर रूम टेम्परेचर में रहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम
क्यों करते हैं? ताकि ट्रांसपोर्ट के समय ईजी हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के समय कितना टाइम लग रहा है ये पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल मॉडल यूज किया जाता है प्रिडिक्शन के लिए, एसिड बेस के स्टेटस के लिए। उसके बाद कलेक्ट करते हैं और इसमें मेनली ये डिलीवरी के 60 आवर्स तक हम इसको ये देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फीटल एसिड बेस फिजियोलॉजी। फीटस जो है वो प्रोड्यूस करता है दोनों कार्बोनिक और ऑर्गेनिक एसिड। जो कार्बोनिक एसिड होता है वो क्या होता है? H2CO3, जो मेनली फॉर्म होता है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। जो फीटस है वो क्लियर करता है CO2 को कैसे? तो प्लासेंटल सर्कुलेशन के थ्रू। एक बार जब CO2 क्लियरेंस अगर कम हो जाए, क्या CO2 क्लियरेंस अगर कम हो जाए तो फीटस के अंदर कार्बोनिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और जब जो H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है वो उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फीटल के ब्लड में एक्युमुलेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि ऑर्गेनिक एसिड बढ़ जाता है और जिसके कारण रेस्पिरेटरी एसिडीमिया देखने को मिलता है। और जो मेनली फॉलो करता है कैसे? तो प्लासेंटा एक्सचेंज में इम्पेयर हो जाने के कारण। तो यहाँ तक ये प्रोसेस आप समझ गए। सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा फीटस है वो कार्बोनिक और ऑर्गेनिक एसिड दोनों प्रोड्यूस करता है। जो कार्बोनिक एसिड है वो मेनली ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ CO2 से प्रोड्यूस होता है और ये फीटस मेनली क्लियर करता है प्लासेंटा सर्कुलेशन के कारण। लेकिन मान लीजिए किसी कारण बस CO2 क्लियरेंस लोअर हो गया तो कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारा जो प्लासेंटल एक्सचेंज है वो भी इम्पेयर हो जाएगा, जिसके कारण मेनली जो ये कार्बोनिक एसिड है ये फीटल के ब्लड में एक्युमुलेट हो जाएगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी एसिडीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके अपोजिट ऑर्गेनिक एसिड के बारे में जानते हैं। मेनली जो ऑर्गेनिक एसिड है उसमें लैक्टिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड आता है। क्या? लैक्टिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड आता है। अगर इसका लेवल इंक्रीज हो गया इसका मतलब कि प्लासेंटा के एक्सचेंज में इम्पेयरमेंट है, जिसके कारण जिसकी जो मेनली कब होता है तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के समय में होता है। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड है वो मेनली धीरे धीरे क्लियर होता है फीटल ब्लड से। जब ये एक्युमुलेट हो जाएगा बिना इंक्रीज इन ये H2CO2 बिना इंक्रीज, तो इसको कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब कि इस तरह से हम सिंपली कह सकते हैं, अगर H2CO3 इंक्रीज हुआ तो उसको कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडेमिया, और अगर ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि लैक्टिक या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड इंक्रीज हुआ तो उसको कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडेमिया। तो ये जो रेस्पिरेटरी एसिडेमिया है इसमें ऑर्गेनिक एसिड नहीं राइज होता है और मेटाबॉलिक एसिडेमिया में हमारा जो H2CO3 है वो राइज नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान गए कि कैसे फीटस में रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडेमिया होगा, ठीक। अब आप एक केस में क्या देखेंगे कि जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडेमिया हो रहा है, ठीक है, तो उसको बफर में सही करने के लिए कार्बोनिक बाइकार्बोनिक लेवल भी क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। तो इसमें हम इसको क्या कहेंगे? जिसमें कि ये जो कंसंट्रेशन जो है कार्बोनेट का वो हाई है ऑर्गेनिक एसिड से, लेकिन वो बाद में डिक्रीज कर गया, इसको कहते हैं मिक्स रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडेमिया, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? मेनली फीटस में ये सब होता है उस समय जो मेटर्नल का पीएच होता है और जो ब्लड गैस होते हैं वो नॉर्मल होता है। एक्चुअल पीएच जो होता है वो फीटल ब्लड डिपेंडेंट होता है कार्बोनिक और ऑर्गेनिक एसिड पे, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट या ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस समय क्या माँ का ब्लड में भी ये कम ज़्यादा होते रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो फीटस का है ना प्लासेंटा लंग और किडनी दोनों की तरह काम करता है। ये मेनली क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा यूटेरो प्लासेंटर परफ्यूजन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो जो फीटस में ब्लड में प्रॉब्लम आ रहा है वो तो माँ तक जा ही नहीं पा रहा है, तो फिर मदर में कैसे दिखेंगे? अगर माँ में जा पाता तो वो उसको ऑलरेडी करेक्ट कर सकते। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक फार्मूला इक्वेशन के द्वारा, जिसको कहते हैं हेंडरसन हैसेल वाल्क इक्वेशन। इसके द्वारा हम इसको सही करते हैं, ठीक है।
क्लिनिकल पर्पस के लिए अगर बाइकार्बोनेट रिप्रेजेंट करता है मेटाबॉलिक कंपोनेंट, और इसको हम कैसे लिखते हैं तो MEQ/लीटर। जो बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन है वो ये क्या को रिप्रेजेंट करता है, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट को। फिर से याद कर लीजिए, HCO3 माइनस है, ये रिप्रेजेंट करता है मेटाबॉलिक कंपोनेंट, और H2CO3 कंसंट्रेशन है जो रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेटरी कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि ये जो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है उसको हम कैसे लिखते हैं, PCO2 के फॉर्म में लिखते हैं, और इसका जो इक्वेशन होता है वो mmHg होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक को हम कैसे लिखते हैं, HCO3 माइनस इसका जो इक्वेशन ये यूनिट होता है वो MEQ/लीटर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें हम कौन सा वैल्यू निकालते हैं, pH वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर चेंज होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में तो मेनली क्या होगा, देखा जाएगा कि pH फॉल कर रहा है या राइज कर रहा है। हमें एक और टर्म पढ़ने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं डेल्टा बेस। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं BE क्या होता है, बेस एक्सेस, कितना बेस एक्सेस है। तो डेल्टा बेस का अगर हम ये डिफिनीसन लिखना चाहें तो ये कैलकुलेटेड नंबर है जो मेनली ये मेजर करता है कितना चेंज हुआ है बाइकार्बोनेट के बफरिंग कैपेसिटी में। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं डेल्टा बेस। इसका भी एक फार्मूला होता है। अब जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा एसिडीमिया का, मेनली जो फीटल ऑक्सीजनेशन और पीएच है वो डिक्लाइन करता है नॉर्मल लेवल में। तो नॉर्मल अम्बिलिकल कोड ब्लड पीएच और जो ब्लड गैस का वैल्यू है मेनली डिलीवरी टाइम में क्या होता है, नॉर्मल होता है टर्म न्यूबॉर्न में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका वैल्यू क्या होगा जब लॉस करेगा, मतलब कि जब लोअर लिमिट जैसे कि नॉर्मल पीएच है उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तब इसको हम कहेंगे नियोनेटल एसिडेमिया, जिसमें पीएच जो होता है एज लो एज 7 बिना न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट का। चलिए अब देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडेमिया। इसमें क्या होता है, प्लासेंटल गैस एक्सचेंज में एक्यूट इंटरप्शन आ जाने के कारण मेनली जो CO2 का रिटेंशन है और रेस्पिरेटरी एसिडेमिया देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो ट्रांजिएंट अम्बिलिकल कोड कॉम्प्रेशन। ठीक है, ये मेनली हार्मफुल नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो जाने पे ये हार्मफुल है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका एक फार्मूला है। सबसे पहले क्या फार्मूला है, तो जो हमारा ये पीएच है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले अपर नॉर्मल नियोनेटल PCO2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं कॉड ब्लड गैस PCO2 वैल्यू से। तब जो कॉड है अम्बिलिकल कॉड उसका PCO2 वैल्यू क्या होता है, तो 89 mmHg। और मान लीजिए कि हमारा जो नियोनेटल है इसका कितना आया, तो 49 mmHg आया। तो कितना बच गया, तो बच गया 40 mmHg एक्सेस CO2 है। अब इसका pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एक्सेस CO2 आएगा, ठीक है, उसमें 10 जो एक्सेस CO2 आया, मान लीजिए 40 आया, 89 में 49 को घटाए तो 40 आ गया। ठीक है, ये 89 क्या है, तो ये कॉड का PCO2 वैल्यू है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 40 है, इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से, तो मान लीजिए आ गया 0.32। अब जो हमारा अम्बिलिकल आर्टरी ब्लड गैस है उसका जो पीएच होता है वो होता है 6.95। इसमें इसको ऐड कर देंगे तो जितना आ गया उतना पीएच क्या हो जाएगा, बिफोर कॉड प्रोलैप्स होगा। ठीक है, और उसके बाद इससे लोअर पीएच हो गया, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेगा। मेटाबॉलिक एसिडेमिया, इसमें हम ये जो होता है इसमें ऑक्सीजन डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, ऑक्सीजन की कमी होता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है सेलुलर एनर्जी के नीड्स के लिए, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है।
जैसे कि अगर जो फीटल एसिडोसिस है, अगर बेस डिफिशिएंट ग्रेटर देन 12 मिलीमोल पर लीटर हो गया, या सीवियर एसिडोसिस जिसका ये बेस लिमिट ग्रेटर देन 60 मिलीमोल पर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेनली एसिडोसिस कहलाएगा, फीटल एसिडोसिस। कितना अब पढ़ते हैं मेटाबॉलिक एसिडेमिया। इसमें हम मेनली क्या देखेंगे, तो इसमें बेस डिफिशिएंट देखते हैं, कितना बेस डिफिशिएंट हुआ है। अगर मेनली जो ये मेटाबॉलिक एसिडेमिया होता है, ये इसमें ऑक्सीजन डेप्रिविएशन मतलब ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें एनारोबिक ये मेटाबॉलिज्म होता है सेलुलर एनर्जी के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो इसका मेनली जो बेस डिफिशिएंट होगा, अगर ग्रेटर देन 16 मिली मोल क्या ग्रेटर देन या इक्वल टू 16 मिली मोल पर लीटर हुआ, तो ये सीवियर एसिडोसिस में आता है। ठीक है। मेनली जो हमारा मेटाबॉलिक एसिडेमिया होता है ना, अम्बिलिकल आर्टरी ब्लड पीएच वो 7 से कम होता है, और जो PCO2 है वो मेनली कितना से कम होता है, 76.3 mmHg से कम होता है। ठीक है। तो ये मेनली रेस्पिरेटरी कंपोनेंट शो करेगा। लेकिन अगर HCO3 माइनस कंसंट्रेशन 17.7 से कम हो गया और इसका बेस डिफिशिएंट 10.3 से ज़्यादा हो गया, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, सेरिब्रल पाल्सी। क्या, अगर HCO3 माइनस कितना हो जाए, 17.7 से कम, और जो हमारा बेस डिफिशिएंट है वो ग्रेटर देन हो जाए 10.3 से, तो क्या हो जाएगा, ये सेरिब्रल पाल्सी का कॉज बन सकता है। ठीक है। तो इस तरह से एक इसका डिफिनीशन निकला है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब ये अम्बिलिकल आर्टेरियल pH 7 से कम हो और बेस डिफिशिएंट 12 से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहलाएगा। मेनली जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है उसमें हाई रेट ऑफ मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, और ये मेनली न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट देखते हैं, जैसे कि हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी। इसलिए इसमें हम 5 मिनट अबगार स्कोर करते हैं। और ये अगर वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट में हो, जिसका वेट 1000 ग्राम से कम हो, तो उसमें मेनली न्यूबॉर्न एसिड बेस स्टेटस क्लोजली चेक किया जाता है न्यूरोलॉजिकल आउटकम के लिए। ठीक है। क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक एसिडेमिया, लो अबगार स्कोर और नियोनेटल डेथ होने का चांसेस होता है प्रीटर्म इन्फेंट। प्रिवेंटिव केयर में हम आई इन्फेक्शन प्रोफाइलैक्सिस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गोनोरिया या क्लैमिडिया के कारण क्या हो सकता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, न्यूबॉर्न के आँख से मेनली म्यूकोपुरुलेंट निकलेगा ड्यू टू कंजक्टिवाइटिस। ये मेनली 12 बच्चों में एक बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। तो निसेरिया गोनेरिया इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ये मेनली कॉमन कॉज होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेनली हम 1% ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट देते हैं ताकि इसको हटा सके। ठीक है। और कभी कभी सिंगल एप्लीकेशन करना रहता है, तो या तो 1% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन देते हैं, या 0.5% इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट देते हैं। टेट्रासाइक्लिन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट भी दिया जाता है, ये भी इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद बेबी के हेड जब ये जन्म ले ले, तो स्टेराइल कॉटन से मेनली आँख को साफ करते रहना चाहिए, जिससे कि ट्रांसमिशन कम हो। ठीक है। नियोनेट जो बॉर्न होते हैं मदर में, जिनमें अनट्रीटेड गोनोरिया होता है, उसमें मेनली देखते हैं ये गोनोरिया कंजक्टिवाइटिस। तो अब इसमें क्या करेंगे, सिंगल सेप्ट्रियाजोन डोज देंगे 100 mg पर kg, मेनली इंट्रामस्कुलरी या इंट्रावेनियसली किया जाता है। कौन, जिनमें गोनोरिया है मदर में लेकिन अभी तक अनट्रीटेड है। ठीक है। बिफोर ट्रीटमेंट टेस्टिंग करना पड़ता है कि ये क्लैमिडिया इन्फेक्शन है या गोनोरिया इन्फेक्शन है। अगर नियोनेट को क्या क्लैमिडियन इन्फेक्शन है, तो प्री नेटल स्क्रीनिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा क्लैमिडियल ट्रैकोमोटिस का। ठीक है। डिलीवर मेनली वेजाइनी होते हैं मदद से, तो इसमें क्लैमिडियल इन्फेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम
टॉपिकल आई ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्टिक की तरह यूज करते हैं, क्योंकि प्रोफाइलैक्टिक तो यूज हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी ये पता ही नहीं चला है। अगर प्रोफाइलैक्टिक यूज हो जाता तो जो क्लैमिडियल कंजक्टिवाइटिस है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दे सकते हैं? अगर क्लैमिडियल कंजक्टिवाइटिस होया है तो 2.5% पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन, 1% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और 0.5% एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट मेनली यूज किया जाता है। अब आते हैं हेपाटाइटिस बी, ये इम्यूनाइजेशन में, इसमें रूटीन इम्यूनाइजेशन किया जाता है। मेनली है विटामिन बी इम्यूनाइजेशन, इसमें हम क्या यूज करते हैं? रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं, लेकिन जो वैक्सीन है वो मेनली थिमेरोसल फ्री वैक्सीन होता है। अब ये क्या है यहाँ पर? थीमेरोसल। अब ये क्या होता है? ये मेनली एक मरकरी कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो यूज होता है एंटीसेप्टिक या एंटी फंगल एजेंट के लिए, लेकिन अब ये मेनली यूज नहीं होता। सिर्फ एक वैक्सीन है जिसको कहते हैं फ्लू वैक्सीन, जिसमें ये यूज होता है, बाकी में ये इसका यूज हटा दिया गया है, क्योंकि ये क्या होता है? टॉक्सिक होता है एडल्ट में। ठीक है, इसलिए बच्चों में कौन सा दिया जाता है? तो थिमेरोसल फ्री वैक्सीन दिया जाता है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, और ये मेनली उनमें दिया जाता है जो मेडिकली स्टेबल हों और जिनका वेट 2 kg से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर मदर सेरोपॉजिटिव निकली हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का, तब नियोनेट में क्या होगा? ये पैसिवली इम्यूनाइज्ड हो जाएगा हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन से। ठीक है, सब ट्रीटमेंट कहता है ना कि जिस वुमेन में हाई रिस्क होता है सेरोपॉजिटिव वुमेन का, उनमें एंटीवायरल न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड एनालॉग मेनली क्या करेगा? प्रेगनेंसी के टाइम फीटल ट्रांसमिशन में से मिनिमाइज करेगा। मतलब जिनको सेरोपॉजिटिव होया हुआ उनको हम देते हैं एंटीवायरल न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड एनालॉग प्रेगनेंसी के टाइम में, जिससे कि फीटल में कम से कम ट्रांसमिशन हो सके। जिक्का वायरस मेनली ये मॉस्किटो बाइट से फैलता है। इसमें इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन इसके कारण सीवियर बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए स्क्रीनिंग किया जाता है जो इंडेमिक एरिया में हो, जहाँ पर जिका वायरस के ये केसेस देखे गए हैं। जो वुमेन रिस्क में रहती है उनमें मेनली सेरोलॉजिक स्क्रीनिंग किया जाता है। ठीक है, जो न्यूबॉर्न मेनली मदर से जन्मी है जिनको जिका वायरस इन्फेक्शन है, उनमें कंप्रिहेंसिव एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, पोस्ट नेटल हेड अल्ट्रासाउंड, स्टैंडर्ड न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग और जिका वायरस लेबोरेटरी टेस्टिंग किया जाता है उनको रिलीज करने के पहले, डिस्चार्ज करने के पहले। विटामिन के सप्लीमेंट, विटामिन के इंजेक्शन मेनली प्रिवेंट करता है विटामिन के डिपेंडेंट हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, इसलिए ये इंट्रामस्कुलरी दिया जाता है 0.5 से 1 mg विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ द बर्थ। ठीक है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कोड पैनल, इसमें मेनली हम ऑर्गेनिक एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर और अदर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा जाता है, जो मेनली क्या है? तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है न्यूबॉर्न के लिए, अगर ऐसे कोई चांसेस मदर को होते हैं तो। रूटीन न्यूबॉर्न केयर, इसमें सबसे पहले गेस्टेशनल एज एस्टिमेशन। ये पढ़ते क्यों हैं? ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अर्ली प्रेगनेंसी असेसमेंट कर सकें, ये एंटीनेटल केयर कर सकें, किस ट्राइमेस्टर में क्या कौन सी दवाएं देनी हैं, मतलब कि बच्चा और जच्चा दोनों के लिए ज़रूरी है ये गेस्टेशनल एज एस्टिमेशन। इसमें हम प्रीटर्म बर्थ को बचा सकते हैं, पोस्ट डेथ से प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई बीमारियां हैं उससे भी बचा सकते हैं। उसके बाद एंटीनेटल केयर के लिए अप्रोप्रिएट टाइम बना सकते हैं, जो टेस्ट, जैसे कोई टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है, कोई टेस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है, तो उसका हम शेड्यूल और इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसलिए गेस्टेशनल एज एस्टिमेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम मेनली 3 चीज़ करते हैं। पहले तो क्लिनिकल हिस्ट्री देखेंगे,
दूसरा फिजिकल एग्ज़ाम देखेंगे, तीसरा अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री। क्लिनिकल हिस्ट्री में हमें करना क्या है, तो डिटरमाइन करना है गेस्टेशनल एज। तो इसमें हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि फर्स्ट डे ऑफ, क्या जानना होगा, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें उसे नेग्री रूल से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस रूल से, NAEGELE, नेग्लिज रूल से। अब ये नेग्लिज रूल्स है क्या, तो सबसे पहले आपको इस्टीमेटेड EDD निकालना होगा। क्या, EDD। अब EDD क्या होता है, तो EDD का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड ड्यू डेट। एक्सपेक्टेड ड्यू डेट निकालना होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये मेनली जो एक्सपेक्टेड ड्यू डेट होता है वो 280 दिन होता है। कब, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। ये किसके लिए है, तो जिसको रेगुलर साइकिल आ रहा था उसके लिए। इसका एक्यूरेसी 50% होता है विद इन 7 डेज ऑन ईच चाइल्ड। मतलब 7 दिन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक्यूरेसी पूरा 50% होता है। ठीक है, इनएक्यूरेट किस पेशेंट में हो सकता है, तो जिसको ऑलिगोमेनोरिया हो रहा है या पोलीमेनोरिया हो रहा है। ठीक है, या जिसमें ब्लीडिंग जो आया है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आ गया, जिसको इम्प्लांट ब्लीडिंग कहते हैं। या जो प्रेग्नेंट वुमेन ओरल कंट्रासेप्टिव यूज कर रही हैं या इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज कर रही हैं, या वो सब प्रेगनेंसी जो पोस्टपार्टम पीरियड या लैक्टेशनल एमेनोरिया में आया है, तो ये सब में ये जो नेग्ली रूल है वो मेनली क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट होगा। लेकिन बाकी में ये पूरी तरह एक्यूरेट होता है। तो हम इंटरवल निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले देखना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे निकालते हैं ये एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन आई कब, 21 मई को 2019 में। ठीक है, तो इसका डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगा, तो सबसे पहले क्या था, 21 मई 2019। ठीक है, पहले ये देखिए कि ये जो है ना मई, ये मार्च के बाद होना चाहिए। ठीक है, अब मार्च के बाद है तो डे में क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे, मंथ में 3 माइनस करेंगे और ईयर में 1 जोड़ देंगे। तो इसका एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या हो जाएगा, फरवरी 28, 2020। लेकिन अगर यही क्या होता ना, जैसे कि मार्च होता है या मार्च से पहले होता है, जैसे कि बताती हूँ 3 मार्च ही कर देती हूँ, मार्च 2019। ठीक है, तब इसका डिलीवरी कब होगा, तो इसमें 7 ऐड करना था एज एक्सपेक्टेड, इसमें 3 ऐड माइनस करना था, तो हो जाएगा 10। अब ये देखिए मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो 3 ही हो गया, 3 को 3 से माइनस करेंगे तो 0 होगा। ऐसा कोई होता है क्या, तो ये जो ईयर वाला है ना ये इसमें आ जाता है 12 मंथ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 12 मंथ ये और ये जो 3 मंथ है ये इसको जोड़ देंगे तो पूरा कितना हो गया, 15। तो 15 और यहाँ पर हो जाएगा 15 में 3 माइनस करेंगे तो 12। तो 12वां कौन सा होता है, दिसंबर, और यहाँ पर सेम हो जाएगा 2019, क्योंकि देखिए 9 महीना का होता है पता है। अगर 9 ये मार्च से पहले या मार्च में हुआ तो वो सेम ईयर में होगा ना, इसलिए इस तरह से किया जाता है। ठीक है, ये जो आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालना सिखाया ये मेनली 28 दिन वाले के लिए होता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो जितना दिन ज़्यादा का होता है उतना ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि 35 है तो 35 ऐड कर देंगे, और जितना कम होगा उतना सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में। ठीक है, अब देखिए टाइम ऑफ क्यूकनिंग। टाइम ऑफ क्यूकनिंग कब आता है, तो इसमें ऐड कर दीजिए 22 डेज इन प्रीमी ग्रेविडा और 24 डेज इन द मल्टी ग्रेविडा। जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है ना उसके 22 दिन के बाद मेनली टाइम ऑफ क्यूकनिंग आता है प्रीमी ग्रेविडा में,
और 24 दिन बाद मल्टीग्रेविडा में। ठीक है, आते हैं अब फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या देखिएगा, तो मेनली जो ये सिम्फेसियो फंडल हाइट देखेंगे, पीरियड ऑफ गेस्टेशन देखेंगे, और देखेंगे कि जो बॉम्ब है वो ना जितना होना चाहिए उतना उसका हाइट है कि नहीं है। ठीक है, वेरी लेट प्रेगनेंसी। वेरी लेट प्रेगनेंसी में आप क्या देखिएगा कि सर्विक्स क्या हो गया है, सौतर हो गया है, डायलेटेड हो गया है। ठीक है, सर्विकल असेसमेंट हम कैसे करते हैं, तो जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आते जाता है वैसे वैसे जो हमारा सर्विक्स है वो सॉफ्ट होते जाता है, डायलेटेड दिखते हैं। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे बाहर निकलने का ट्राई करता है। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में आप क्या देखिएगा, तो मेनली सबसे पहले अल्ट्रासाउंड में क्या देखते हैं, ये एक्यूरेट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो अभी दोनों बताए थे, फिजिकल एग्जामिनेशन, गेस्टेशनल एज ऑफ एस्टिमेशन, वो इनएक्यूरेट था। लेकिन अगर कोई पूछेंगे एक्यूरेट कौन सा है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में मेनली हम अर्ली प्रेगनेंसी में स्कैन करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको गेस्टेशनल सैक, फिर यॉक सैक इस तरह से दिखाई देता है, जैसे कि कंफर्म होता है। मिड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में हम एनोमली चेक करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना लिक्विड है, कितना वेट है फीतल का, ये सब चेक करते हैं। ठीक है, केयर ऑफ स्किन एंड अम्बिलिकल कोड। जितना भी डिलीवरी के बाद जितना भी एक्सेस वर्निक्स के ऊपर कवरिंग होता है, जो मेनली इमीडिएट नहीं निकालना चाहिए, लेकिन हाँ जब उसको सिर्फ वाइप करना चाहिए, नहीं कि नहा देना चाहिए तुरंत। एक्सेस जितना भी वर्निक्स है, ब्लड है, मेकोनियम है, जेंटली वाइप किया जाता है डिलीवरी से। ठीक है, ताकि जो हमारा न्यू बॉर्न है वो वार्म रह सके। जो रिमेनिंग वर्निक्स है उसको रेडियली ऑब्जर्व हो जाता है और यह डिसअपियर हो जाता है 24 घंटा में। उसको ज़बरदस्ती हटाने की ज़रूरत नहीं है। पहला बात पोस्टपोन करना चाहिए जब तक कि जो न्यूनेट का टेम्परेचर है वो स्टेबल ना हो जाए। हमेशा ये सेप्टिक प्रिकॉशन को ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, ये अम्बिलिकल केयर ऑफ द कॉर्ड में ज़रूरी है। कॉर्ड ड्राई होना चाहिए, उसके बाद उसका सफिशिएंट केयर करना चाहिए। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बिगिन टू लूज वाटर फ्रॉम द वार्थन जेली शॉर्टली आफ्टर बर्थ। मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ना, वो बर्थ के तुरंत बाद एक जेली होता है, वार्थन जेली, यहाँ से अपना पानी जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देगा। विदिन 24 आवर कॉर्ड स्टम्प लूजेज इट्स करेक्टरिस्टिक ब्लूइश वाइट। जो कॉर्ड स्टम्प जो काट के निकाले थे वो अपना करेक्टरिस्टिक ख़त्म कर देगा और वो ब्लूइश वाइट हो जाएगा, मॉइस्ट अपीयरेंस होगा। ठीक है, और बाद में ये ड्राई और ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है, कुछ दिन के या वीक के बाद जो स्टम्प लॉस है और जो ये स्मॉल ग्रेनुलेटिंग वुंड है वो हील होने लगेगा और अम्बिलिकस का फॉर्म करेगा। सप्रेशन यूजुअली टेक प्लेस विद इन फर्स्ट 2 वीक। सप्रेशन है जो फर्स्ट 2 वीक में ही होना चाहिए। अम्बिलिकल को ड्राई हो जाता है, बहुत जल्दी सेपरेट हो जाता है जब एयर में एक्सपोज में आता है। इसमें कोई भी ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। डिस्पाइट प्रिकॉशन ए सीरियस अम्बिलिकल कोड इन्फेक्शन। मान लीजिए कि अब ऐसे तो वो काट दिया जाता है, लेकिन मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं ओम्फालाइटिस। क्या, ओम्फालाइटिस। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, इसमें हमारे स्किन में एक एसोरियस इकोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म के कारण ये मेनली इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो साइन क्या है, सेलोसाइटिस और स्टम्प डिस्चार्ज। माइल्ड होगा, कुछ ब्लीडिंग हो गए हैं स्टम्प साइड से जहाँ पर से कॉर्ड डिटैचमेंट हुआ है। ठीक है, तो हम इसका केयर कैसे करेंगे, पहले तो सेप्टिक मेथड यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये बुम के अंदर बता रहे हैं कि अगर कॉर्ड फील हुआ कि वो नेक के चारों तरफ है और अगर बेबी का हेड स्लिप किया तो वो टाइट हो सकता है नेक में और प्रेशर डाल सकता है, तो
तो हम तुरंत क्या करेंगे, डॉक्टर को कॉल करेंगे और क्या करेंगे, रिसक्सेशन करेंगे, हेड को उल्टा कर देंगे, मैंने वो सही करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट हमेशा स्टेराइल करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचा सकें। ठीक है। अब आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या हो जाएगा, तो इसमें हम मेनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं 6 मंथ तक। इसका याद रखिएगा, कितना करते हैं, 6 मंथ तक करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग डिलीवरी रूम में ही स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट टर्म न्यूबॉर्न जो हैं वो मेनली फीड करवाते हैं 8 से 12 टाइम डेली, अप्रॉक्स 15 मिनट पर। ठीक है। प्री टर्म के लिए क्या होता है, ये जो इंटरवल है ये 100 हो जाता है, क्योंकि जो मोस्ट न्यूटन हैं उनको क्या चाहिए, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर वो फर्स्ट 3 से 4 दिन में क्या होंगे, अगर कम न्यूट्रिएंट मिलेगा तो उनका वेट लॉस हो जाएगा और जिसके कारण क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। प्री टर्म बेबी में तो होता है कि उसमें वेट लॉस ज़्यादा होता है और उसको रीगेन करना चाहे तो वो बहुत धीरे धीरे होता है, जिसके कारण ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होने का डर है। ठीक है। इसलिए प्रॉपर न्यूरिशमेंट ज़रूरी है ताकि बेबी का बर्थ वेट बराबर रहे और वो अगर मान लीजिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है तो उसको रीगेन कर ले 10 डेज में। स्टूल और यूरिन। स्टूल और यूरिन में क्या है, तो पहला जो 2 और 3 दिन होता है बर्थ के बाद, उसमें कोलोन में क्या रहता है, तब ब्राउन ग्रीनिश मिकोनियम होता है। इससे जब पहला में ये पोती देखिएगा बच्चे का, तो वो ये येलो या ब्राउन नहीं होगा, कैसा होगा, तो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, तो दिस स्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल कहाँ पर, तो इंटरस्टिशियल ट्रैक, म्यूकस, एपिडर्मल सेल, आपको लानोगो दिखाई देगा, मतलब कि फीटल हेयर दिखाई देगा, जो मेनली हमारा एमनियोटिक फ्लूइड के साथ सॉलो हो चुका है। जो कलर होता है वो वाइल्ड पिगमेंट के कारण होता है। फीटल लाइफ में मेनली जो कुछ आवर्स होते हैं बर्थ के बाद, उसमें जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो स्टेराइल होता है, बट बाद में बैक्टीरिया उसमें धीरे धीरे कॉलोनाइज होना ज़रूरी होता है, अच्छे बैक्टीरिया जो नॉर्मल फ्लोरा है। ठीक है। मिकोनियम स्टूल 90% न्यूबॉर्न में विदिन 24 आवर्स में हो जाता है, बाकी रेस्ट में विदिन 36 आवर्स में। अगर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। मेनली जो पहला बॉयड होता है वो शॉर्टली आफ्टर बर्थ होता है, लेकिन जो सेकेंड डे में होगा वो नॉर्मल हो जाएंगे। मिकोनियम और जो यूरिन पैसेज होता है ये इंडिकेट करता है कि आपका जो जीआई ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक है उसका पोटेंसी कितना है। अगर मान लीजिए कि न्यूबॉर्न यूरिनेट या स्टूल नहीं किए फर्स्ट 24 आवर या 36 आवर्स में, तो वो कोजेनाइटल डिफेक्ट का साइन होता है, जैसे कि हिर्शबर्ग्स डिजीज, इम्परफोरेट एनस, पोस्टीरियर यूरेथ्रल बल्ब। इसलिए आप तक 3 से 4 दिन के बाद मेनली मिल्क इंजेक्शन करवाया जाता है और मिकोनियम रिप्लेस होता है लाइट येलो सॉफ्टर और होमोलोगस फीकल से। मैंने पहला 2 दिन तो वो मिकोनियम ही निकलेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे लाइट येलो और सॉफ्टर हेमोजीनस फीकस हो जाता है, क्योंकि दूध पीते हैं ना। नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया। हाइपरबिलिरुबिनेमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाना। ये मेनली इसके कारण क्या क्या होंगे, अगर हमारे शरीर में चाहे वो बच्चे हों या बड़ा हो बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाए तो स्किन और स्क्लेरा दोनों येलो हो जाता है। न्यूबॉर्न में ज़्यादा दिखता है क्योंकि वो तो बच्चे होते हैं। ठीक है। तो इसको हम नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया कहते हैं, अगर ये बच्चों में हो जाए 2nd से 5th डे ऑफ लाइफ में। ठीक है। हाइपरबिलिरुबिनेमिया बहुत कॉमन है, ये एक बेनाइन प्रॉब्लम होता है नियोनेट्स में, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, और ये मेनली फर्स्ट वीक में आता है, लाइफ के फर्स्ट वीक में। 50 से 60%
50 से 60% टर्म बेबी में मेनली फर्स्ट वीक में देखने को मिलता है और 80% प्री टर्म बेबी में देखने को मिलता है हमारा जॉन्डिस। तो टर्म में चांस कम है, प्री टर्म में चांस ज़्यादा है नियोनेटल जॉन्डिस होने का। ये नियोनेटल जॉन्डिस होता कब है? जब जो बिलिरुबिन का लेवल ग्रेटर देन 5 mg पर DL हो जाए तो। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसका अगर पैथोफिजियोलॉजी देखें तो मेनली क्या होता है, हेमोग्लोबिन ओल्ड होता है, ब्रेकडाउन होता है और ये बन जाता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन दो तरह का होता है, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड। जो कंजुगेटेड होता है वो सॉल्यूबल होता है, अनकंजुगेटेड इनसॉल्यूबल होता है। तो सबसे पहले जो बिलिरुबिन बनता है हेमोग्लोबिन से टूट के वो अनकंजुगेटेड होता है, वो ब्लड में बनता है, उसके बाद वो जाता है लीवर में। लीवर में कैसे जाता है? वो ऐसे अकेले नहीं जा सकता, वो एक प्रोटीन से बॉन्ड करता है जिसका नाम है एल्बुमिन। एक बार ये जब हमारे लीवर के अंदर आ गया हेपेटोसाइट में तो ये बाहर ना जा सके, इसके लिए बचाता है हमारा दो प्रोटीन जिसका नाम है लिगांडीन या गामा प्रोटीन। ये दोनों इसको वापस जाने से बचाता है। अब ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, जैसे ही ये हेपेटोसाइट में आएगा, इसका जो बॉन्डिंग होता है एल्बुमिन के साथ वो बहुत कमज़ोर होता है, वो टूट जाता है और बाहर ही रह जाता है। अब ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है लीवर में अकेला है, यहाँ पर ये ग्लूकोरोनिक एसिड को देखता है और इसके साथ कंजुगेट कर जाता है और बन जाता है वाटर सॉल्यूबल। उसके बाद ये बाहर निकलता है बाइल के साथ, ये चला जाता है इलियम और कोलोन में और वहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्को स्टार्को बिलीन में। ठीक है, और जो 10 से 20% जो डिकंजुगेट होता है, माने कंजुगेट नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है हमारा पोर्टल सिस्टम में और ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है यूरिनोबिलिनोजेन के रूप में। ठीक है, तो जो यूरिन वाला होगा वो येलो होगा और जो ये स्टूल से निकलेगा इससे स्टेरोबिलिन और इससे स्टूल तो ये ब्राउन कलर का होगा। तो इस तरह से मेनली इसका पैथोलॉजी होता है। लेकिन अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि ये लीवर के पहले ये अनकंजुगेटेड होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाए, लीवर के अंदर प्रॉब्लम हो जाए या लीवर के बाद में प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके कारण क्या होता है बिलिरुबिन का लेवल हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है और जिसके कारण ये मेनली जॉन्डिस देखने को मिलता है। ठीक है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो ये स्किन और स्क्लेरा का येलो हो जाना, खाना सही से नहीं खाना, यूरिन जो है वो ब्राउन कलर का होगा, फीवर होगा, बच्चे हाई पिच में क्राई करेंगे, वोमिटिंग करेंगे। अगर ये जॉन्डिस बहुत दिन तक ट्रीट नहीं हुआ तो इसके लेवल बढ़ते जाएंगे और ये ब्रेन में चला जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है कर्निक टेरस हो सकता है। इसके कारण मेंटल रिटार्डेशन ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये जॉन्डिस दो तरह का होता है, एक होता है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, एक होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मेनली कॉमन कॉज होता है हाइपरबिलिरुबिनिया का एमोंग न्यूबॉर्न, क्या फिजियोलॉजिकल। ठीक है, इसमें मेनली सिर्फ केयरफुल इवालुएशन करना पड़ता है कि ज़्यादा सीरियस ना हो जाए या इसके कारण हेमोलाइसिस इन्फेक्शन या मेटाबॉलिक डिजीज ना हो जाए। ठीक है, ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ये मेनली प्रेजेंट होता है 2 दिन से 10 दिन तक। ऐसे तो ये अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो इसमें हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में देखेंगे कि इसमें जो बिलिरुबिन लेवल है ना वो 12 mg/dl से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि 12 mg/dl से कम रहता है ऑन द डे ऑफ 3, जहाँ पे ये पीक रहता है। लेकिन प्री मैच्योर में ये 15 से भी ज़्यादा जा सकता है और ये मेनली लेटर 5 डेज तक चल सकता है। ये डिसअपियर हो जाएगा 1 वीक में फुल टर्म में, लेकिन प्री टर्म में 2 वीक लगता है ठीक होने में। ठीक है, उसके बाद ये हेल्दी बेबी में होता है। पैथोलॉजिकल विदिन 24 आवर्स होगा,
देखिए 24 घंटे के बाद होगा तो वो फिजियोलॉजिकल होगा, लेकिन 24 घंटे के पहले हो गया वो पैथोलॉजिकल, किसी बीमारी के कारण होता है। इसमें बिलिरुबिन कितना बढ़ता है 5 mg पर DL पर डे में बढ़ता है। टोटल सीरम बिलिरुबिन ग्रेटर देन 13 mg पर DL टर्न में देखा जाता है और प्री टर्न में 10 mg पर DL देखा जाता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन फ्रैक्शन देखें तो वो ग्रेटर देन 1.5 mg पर DL होगा। इसका साइन और सिम्टम क्या होता है, तो जो अभी बताए थे। रिस्क फैक्टर जॉन्डिस का क्या होगा, लो बर्थ वेट, प्री मैच्योरिटी, पोलिकाइथेमिया, सिबलिंग, मेल सेक्स, हेमोलाइटिक डिजीज, एवियो इनकम्पेबिलिटी, सेप्सिस, ये सब रिस्क फैक्टर होता है। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट मेनली फोटोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर हेमोलाइसिस प्रेजेंट हुआ तब इटियोलॉजी क्या होगा हाइपरबिलिरुबिनिया का, तो ब्लड ग्रुप इनकम्पेबिलिटी या ब्लड सेल एंजाइम डिफेक्ट। ठीक है, और अगर हेमोलाइसिस एब्सेंट हुआ तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, इंटरनल हैमरेज, पोरिकाइथेमिया, इन्फेंट मदर को क्या होगा डायबिटीज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिजियोलॉजिक जॉन्डिस है तो उसमें भी ये अपने आप सही हो जाता है, लेकिन पैथोलॉजिक जॉन्डिस अपने आप सही नहीं होता है, उसके लिए हमें फोटोथेरेपी करवाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये नियोनेटल जॉन्डिस होता है, ये क्लासिफाई होता है 3 में, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट। जो अर्ली होता है वो विदिन 24 आवर्स ऑफ लाइफ होगा, इंटरमीडिएट 2 दिन से 2 वीक तक और लेट ग्रेटर देन 2 वीक तक। जो अर्ली होता है वो हेमोलाइटिक कॉज के कारण होता है, इसलिए इसको पैथोलॉजिकल कहते हैं। इंटरमीडिएट फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, इसमें ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस भी आ सकता है। लेट वाला जो होता है ना वो मेनली ये बिलियरी एट्रेसिया, नियोनेटल हेपेटाइटिस, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। कंजुगेटेड में जिसमें डार्क यूरिन या पेल स्टूल दिखाई देगा। अनकंजुगेटेड में फिजियोलॉजिकल, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस या इन्फेक्शन या हाइपोथायराइडिज्म के कारण देखने को मिलेगा। ठीक है, कनेक्टेरस है ना, इसमें जो बिलिरुबिन होगा वो 25 mg पर DL से ज़्यादा होगा। इसके एग्जामिनेशन के लिए पहले तो येलोइश डिस्करेशन देखेंगे स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन का। दूसरा हम जेंटली प्रेस करेंगे फिंगर के द्वारा टिप ऑफ द नोज को, एग्जामिनेशन करेंगे लीवर और स्प्लीन को कि कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं है। उसके बाद स्टूल और यूरिन का कलर देखेंगे। ठीक है, इसका एक इंडेक्स भी आता है जिसको हम कहते हैं क्रामर इंडेक्स, जिसके द्वारा हम जॉन्डिस को नापते हैं या मेजर करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट में हम बिलिरुबिन का लेवल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए हम ब्लड टाइपिंग करते हैं, कॉम टेस्ट करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, रेटिकुलो काउंट साइट काउंट देखते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में फोटोथेरेपी किया जाता है। फोटोथेरेपी में भी क्या किया जाता है कि आई और जेनाइटल पार्ट को कवर कर दिया जाता है, हाइड्रेशन किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। उसके बाद बिलिरुबिन लेवल को मॉनिटर किया जाता है। फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशंस क्या है, लूज स्टूल होगा, इरेथाइमस मतलब स्किन लाल हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हो सकता है, लिथार्जी या ये साइनोसिस होने का डर है। ठीक है, तो सीरम बिलिरुबिन लेवल या हेमोक्रेट है वो मॉनिटर किया जाता है एवरी 4 to 8 आवर्स इन इन्फेंट विथ हेमोलाइटिक डिजीज। ठीक है, लेट कॉम्प्लिकेशंस में स्किन मेलिग्नेंसी देखने को मिलेगा, इंट्रासेलुलर DNA में डैमेज देखने को मिलेगा, रेटिनल डैमेज या टेस्टिकुलर डैमेज देखने को मिलता है। मेल सर्कमसिजन, इसमें मेनली क्या होता है, इसमें मेनली एक ऑपरेशन होता है जो रिमूव करता है फॉर स्किन को। अब फॉर स्किन क्या होता है, पेनिस के ऊपर का जो स्किन होता है इस तरह से स्किन होता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है और वो स्किन यहाँ पर से इस तरह से आप देखने को मिलेगा। इसको मुसलमान में मेनली खतना भी कहते हैं, खतना के नाम पे वो लोग ये करते हैं।
ये मेनली बेबीज में ही किया जाता है या यंग चिल्ड्रेन में। ऐसे कर कभी भी सकते हैं, लेकिन बेबीज में किया जाता है ताकि पेन कम हो। ठीक है, ये एक ओल्ड प्लान ऑपरेशन है, ये अभी हाल में नहीं आया है, बहुत वर्षों से चल रहा है। इसमें होता क्या है, मेनली नियोनेटल सर्कमसीजन किया जाता है मेल इन्फेंट का। ये मेनली यूनाइटेड स्टेट्स में कंट्रोवर्शियल पे चल रहा है। इसमें क्या होता है, बहुत लोग मानते हैं कि ये बेनिफिशियल होता है, मेनली मुस्लिम वर्ल्ड और इसराइल के लोग जो मानते हैं कि ये बहुत हेल्पफुल है और ये धर्म से जोड़ते हैं। तो इसका मेनली दो तरह से होता है इसका यूज, एक तो रिलीजियस या कल्चर रीजन से और दूसरा मेडिकल रीजन से। अगर रिलीजियस या कल्चर रीजन से जाने तो ये परफॉर्म किया जाता है मेनली पहला या दूसरा दिन आफ्टर बर्थ, जन्म के 1 या 2 दिन के बाद। ज्यूइश पॉपुलेशन के अनुसार मेनली ये परफॉर्म किया जाता है 8वां दिन। ठीक है, ये जो प्रोसीजर है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रिक्सी हो जाता है जैसे जैसे इसका एज बढ़ता है। और अगर मेडिकल रीजन से बात करें तो इसका बहुत सारा मेडिकल रीजन है सर, जो जिसके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि पहले अगर मेडिकल रीजन की बात करें तो ये मेनली प्रिवेंट करता है फिमोसिस, पाराफिमोसिस और ब्लैनोपोस्टाइटिस से। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, फिमोसिस में मेनली क्या होता है, हमारा जो फोर स्किन है वो बहुत टाइट हो जाता है, ऊपर नीचे नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मेनली हम सर्कमसीजन करते हैं। पाराफिमोसिस में क्या हो जाता है, जो आपका फोर स्किन है वो मेनली पीछे की ओर नहीं जा पाता है, जिसके कारण क्लीनिंग सही से नहीं हो पाता है, इसलिए मेनली किया जाता है, क्योंकि उसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लैंटाइटिस या पोस्टाइटिस, इसमें क्या है, ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है पुअर हाइजीनिक के कारण, इसलिए माना जाता है कि सर्कमसीजन बेस्ट ट्रीटमेंट है। या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एलर्जी, ये सब से बचाने के लिए मेनली किया जाता है। ब्लैंटिस जीरोटिका ओब्लिटिकन्स, इसमें स्किन का कंडीशन क्या हो जाता है कि इसमें स्किन हमारा जब यूरिन पास करता है ना तो वो वहाँ पर थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण मेनली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ये सब होते हैं, जो मेडिसिन से मेनली ठीक किया जाता है। लेकिन जब सर्कमसीजन करेंगे तो ये सब से मेनली बच सकते हैं। ये कभी कभी बोला जाता है कि इसको पिनाइल कैंसर से भी ये सर्कमसीजन बचाया जा सकता है या इसके इंसिडेंस को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो ऑपरेशन होता है उसमें किया जाता है, ऑपरेशन मेनली एनेस्थेसिया के प्रेजेंस में होता है, लोकल एनेस्थेसिया या एनेस्थेसिया जेल के प्रेजेंस में होता है। इसमें क्या किया जाता है, बेबी को सुला दिया जाता है, उसके बाद जनरल एनेस्थेसिया यूज करने के लिए कहा जाता है। उस समय एडवाइस किया जाता है पेशेंट को कि 6 आवर्स पहले तक कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। क्लासिकल ऑपरेशन होता है जिसमें फॉर स्किन को काटा जाता है, उसको ये स्टिच बैक किया जाता है रिमेनिंग स्किन को। इसमें मेनली बहुत सारे प्लास्टिक क्लैंप यूज करते हैं, जैसे कि गोम को, प्लास्टिबेल, सांग रिंग, जिसके कारण ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पेनिस है, यहाँ पर ऊपर से ग्लैंस पेनिस होता है। ठीक है, फॉर स्किन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको इस तरह से रिंग में बांध के कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर अपने आप ये यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से ये प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो मेल सर्कमसीजन होता है इसका पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या हो सकता है। तो जैसे ही ये प्रोसीजर होता है वैसे ही आप हॉस्पिटल को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको जनरल एनेस्थेसिया लिए हैं इसलिए चक्कर हल्का आ सकता है, थोड़ा जगने में टाइम लगेगा। एडल्ट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो इसमें जो है ना, आपको मेनली ड्रिंकिंग नहीं करना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद, मेनली 24 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। ठीक है, आपको सेक्स अवॉइड करना पड़ेगा 4 वीक तक, ताकि पेन और ब्लीडिंग ना हो। इसमें कंट्राडिक्शन किस में है, मतलब कि ये सर्कमसीजन है ना, तो इसी भी कंट्राडिक्शन है। ये मेनली हेल्दी बेबी में आप कर सकते हैं, और सा बेबी जिसमें जेनाइटल स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज हो रहा है, जैसे कि यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है, मिसप्लेस हो गया है। और मिसप्लेस कहने का मतलब है कि हाइपोस्पादियास या एपिस्पादियास। अब आपको लग रहा होगा ये क्या टर्म है, जैसे कि ये आप मेल में देखा जाता है कि जो यूरेथ्रा होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है,
लेकिन हाइपो में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ईपी में क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो इन लोगों में क्या होता है, मेनली कंट्राडिक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद एम्बिगियस जेनेटिलिया, जहाँ मतलब कि जिनका जेनेटिलिया पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, प्री मैच्योर इन्फेंट जो क्लिनिकली स्टेबल नहीं है, या जिनके फैमिली हिस्ट्री में ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे कि हेमोफीलिया, ये सब पेशेंट पे मेनली ये कंट्राडिक्टेड रहता है। एनेस्थेसिया फॉर सर्कमसिजन, इसमें क्या होता है ना, सर्कमसिजन परफॉर्म करते समय मेनली हम एनर्जेसिया यूज करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। कैसे, तो इसमें मेनली लिडोकेन या प्रिलोकेन टॉपिकल क्रीम यूज करते हैं, लोकल एनर्जेसिक इन्फिल्ट्रेशन, डॉर्सल डीप नर्व ब्लॉक या रिंग ब्लॉक मेनली किया जाता है। डॉर्सल पिनाइल नर्व ब्लॉक या रिंग ब्लॉक टेक्निक कर सकते हैं, या कभी कभी दोनों किया जाता है, जो मेनली टॉपिकल एनेस्थेसिया के अंदर होता है, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर में मेनली हम क्या कहते हैं, जो न्यूबॉर्न है वो हेल्दी होना चाहिए। कंट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, तो वही जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ये सब देखने को मिलेगा। अब कह रहा है कि इसमें इसका गोल क्या होता है, तो गोल सिर्फ साफ का जो स्किन का होता है ना, साफ्ट ऑफ द स्किन पेनिस में, उसको हटाना होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल स्किन रिमूव करते हैं, जो ये प्रीप्यूटियल ऑरिफिस होता है उसको डायलेट करते हैं, ग्लैंस और को क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, इनर प्रीप्यूचुअल एपिथेलियम को देखते हैं कि वो फ्री हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकता है, तो इसमें मेनली कही थी कि ये सेक्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकता है। अनयूजुअल कॉम्प्लिकेशंस तो मेनली डिजिटल ग्लैंस एम्पुटेशन या ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन, ये सब होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। रूमिंग इन एंड हॉस्पिटल डिस्चार्ज, जो हॉस्पिटल रूमिंग होता है ना न्यूबॉर्न के लिए, मेनली वो मदर्स के रूम होता है, ना कि सेंट्रल नर्सेस के लिए। इसमें मेनली हम रूमिंग इन क्यों करते हैं, तो मदर और चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए। मेनली कहा जाता है कि जब तक माँ पूरी तरह ठीक ना हो जाए 24 आवर्स के पहले आप उनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज कब कर सकते हैं, अगर बेबी और माँ दोनों हेल्दी है तो आप 24 से 48 आवर्स तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू बॉर्न एंड मदर हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट 1996, मेनली जो वेजाइनल डिलीवरी से हुए हैं उन्हें 2 दिन से पहले डिस्चार्ज नहीं करना है, और जो सिजेरियन डिलीवरी से हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल से 4 दिन से पहले डिस्चार्ज नहीं करना है।